नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 10 मई से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अब तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 18 लाख के पार जा चुका है। 25 मई तक नहीं होंगे चारधाम में वीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया पत्र। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन के लिए फैसला लिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में आने वाली 10 मई से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रा के लिए बुधवार को पंजीकरण के अगर आंकड़े की बात करें तो 18 लाख के पार ये पहुंच गया है और इसी के चलते चारों धामों में इस बार टोकन और स्लॉट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली और रुद्रप्रयाग के डीएम, एसपी को भी पत्र जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा शुरू होने के 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों को टालने के लिए उत्तराखंड शासन निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के साथ चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की और इसके बाद सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। खासतौर से केदारनाथ में वीआईपी दर्शनों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है ताकि अन्य तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन 25 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है प्रशासन की तरफ से। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आंकड़ा 18 लाख के पार जा चुका है। तो 10 मई को केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। और अब तक रजिस्ट्रेशन के अगर आंकड़े की बात करें तो यह 18 लाख के पार जा चुका है। 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। जून महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि उपलब्ध और मई और जून महीने के हेली सेवा की बुकिंग जो है वो भी फुल हो चुकी है। सितंबर महीने के लिए 85% टिकट बुक हो चुके हैं। अक्टूबर महीने के लिए 35% टिकट बुक हो चुके हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भेजी गई है। देखिए, लगातार हम ये जानकारी भी दे रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना मिले, इसीलिए वीआईपी दर्शनों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी राज्यों को इस बाबत पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी गई है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और 25 मई तक चारधाम में वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र इस बाबत जारी कर दिया है। सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुज अवस्थी। तो अनुज, चारधाम यात्रा की तिथि भी आ गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस बार आंकड़ा इतना ज्यादा है कि वीआईपी दर्शनों को 25 मई तक के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल, 10 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके अलावा अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। उसके बाद सिखों का जो धर्म है हेमकुंड साहिब, उसके कपाट खुलेंगे। अभी तक की अगर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन करीब करीब 14 लाख के पार हो चुके हैं मोनिका, और जून तक की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जो अब श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ या चारों धाम में आना चाहते हैं, जून के बाद का रजिस्ट्रेशन उनको मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हेली सेवा की अगर बात करें तो वो भी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। मोनिका, न्यूज इंडिया के माध्यम दर्शकों को और श्रद्धालुओं को भी बताना चाहूंगा कि इस बार चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के जाना संभव नहीं है। अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की तो स्वास्थ्य महकमे में लगातार डॉक्टर्स की जो तैनाती है वो की जा रही है। अन्य राज्यों से भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो,
या दिल्ली हो, वहां के डॉक्टरों, वहां के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है कि आपके यहाँ से डॉक्टर चारधाम यात्रा में आ सकते हैं और ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मोनिका, चूंकि IRCTC की जो साइट है, उस साइट से ही रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये बात लगातार सरकार और प्रशासन इस बात को लगातार बोल रहा है कि क्योंकि ठगी के कई ऐसे मामले सामने, अभी भी 3 दिन पहले एक मामला सामने आया था ठगी का, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था लेकिन वो फ्रॉड निकला। तो इस वजह से सरकार और प्रशासन दोनों इस बात को बोल रहे हैं कि जो हमारी अधिकृत साइट है IRCTC की साइट से ही आप हेली सेवा की बुकिंग कराएं। जी मोनिका। ठीक है। आपदा प्रबंधन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? साथ ही साथ अगर सुरक्षा के लिहाज से भी हम बात करें तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल मोनिका, आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन सचिव सिन्हा जी ने मॉक ड्रिल कराई और जिस तरीके से आपदा कंट्रोल रूम हो या अधिकारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या CCTV कैमरे से लैस पुलिस के अधिकारी हो, ये तमाम लोगों की आज मॉक ड्रिल कराई गई कि चारधाम यात्रा में किस प्रकार से आप लोगों श्रद्धालुओं को आप सेवाएं दे सकते हैं, उनकी तकलीफों को सुन सकते हैं, उनकी परेशानियों को का निवारण कर सकते हैं। अगर चारधाम यात्रा में किसी को, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो या बद्री विशाल की यात्रा हो या गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा हो, इन तमाम जगहों पे अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई डिसीज है, कोई तकलीफ है, कोई स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई तकलीफ है, तो उससे तत्काल रूप से इलाज किया जा सके। जगह जगह पे हर 10 से 15 मिनट के बीच में डॉक्टर्स का पैनल है वो तैनात रहेगा। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को एक और एडवाइजरी जारी करी गई है कि आप कम से कम जो आपकी दवाएं हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट है, जो हार्ट के पेशेंट है, उनका सबसे पहले प्रॉपर चेकअप किया जाएगा यात्रा शुरू करने से पहले। उसके बाद आप दवाइयां अपनी प्रॉपर लेकर के आए। इसके अलावा आपके जो फैमिली डॉक्टर्स है उनका आप नंबर जरूर रखें कि अगर किसी को सलाह लेनी हो तो वो सलाह ले सकता है। ये तो रही स्वास्थ्य की बात। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की या CCTV कैमरे को लेकर के, साथ ही साथ यात्रा मार्ग पे जो जाम लगता है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, इसको लेकर के पुलिस विभाग और साथ ही साथ राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, इन दोनों ने साझा बैठक करी और ये हल निकाला कि ऋषिकेश मुनि की रेती से और लगा करके और केदारनाथ रूट हो या बद्री विशाल का रूट हो, उस रूट पे जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां से, उस जगह से वहां से ड्रॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और धीमे धीमे करके उस ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के लोकजीत सिंह जो IPS अधिकारी है उनको तैनात किया गया, नोडल अधिकारी बनाया गया कि यात्रा रूट पे अनुज, कुछ मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी क्या बनाए गए हैं? चूंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसे मॉनिटरिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जानना कि कितने शख्स वहां पहुंच गए हैं, कितने लोग और कौन कौन से लोग रास्ते में हैं। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि CCTV कैमरे इसी वजह से लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे कि यात्रा रूट पे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो वहां पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में वो कहाँ है या वो किसी परेशानी में तो नहीं है, तो उनका तत्काल रूप से पुलिस भेज करके या प्रशासन को भेज करके उनकी परेशानी का निवारण किया जाए। इसी को लेकर के सचिवालय में राज्य आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और एक चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम अलग से एक बेंच बनाई गई है, जिसमें सचिवालय के कर्मचारी हो और कई सारे अधिकारी जो उसमें लगे हुए, चाहे वो PWD के अधिकारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, इन तमाम अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हो, राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो, ये सभी लोग मिलकर के उस डेस्क को संभाल रहे हैं और वहां से पूरी चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग करी जा रही है। चाहे वो बद्री विशाल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो, तो इन चारों जगहों की मॉनिटरिंग यही राजधानी देहरादून से सचिवालय से की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें, जगह जगह पे कंट्रोल रूम भी बनाए गए। अगर आप चारधाम यात्रा में बद्री विशाल वाले रूट से जाते हैं तो वहां पे जगह जगह, चाहे वो ऋषिकेश मुनि की रेती हो या आगे श्रीनगर हो, उसके आगे अगर बात करें रुद्रप्रयाग हो, इन तमाम जगहों पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। DM रुद्रप्रयाग की अगर बात करें या DM चमोली की अगर बात करें, इन दोनों लोगों ने जो है यात्रा रूट पे CCTV कैमरे से लगा करके और एक अपने खुद के एक ऑफिस में इस प्रकार की डेस्क बना रखी है कि अगर किसी को कोई कॉल आती है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मोनिका कि इस बार एक बूथ लाइन टेलीफोन नंबर भी दिया गया है कि जो अगर किसी को कोई परेशानी है
या कोई दिक्कत है तो वो उस पर फोन कर करके तत्काल रूप से अपनी परेशानी को बता सकता है और उसका तुरंत के तुरंत निवारण किया जा सकता है। और वो फोन लाइन चाहे वो राज्य सचिवालय से कनेक्टेड भी है, रुद्रप्रयाग डीएम ऑफिस में भी कनेक्टेड है और चमोली ऑफिस में भी कनेक्टेड है। ये तो रही बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ रूट की बात। अगर हम बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री रूट की, तो उत्तरकाशी में उत्तरकाशी डीएम और एसडीएम को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि अगर यमुनोत्री मार्ग और गंगोत्री मार्ग में किसी प्रकार को कोई परेशानी होती है तो तत्काल रूप से वो आप उसका निवारण करेंगे, चाहे वो डीएफओ हो, चूंकि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, साथ साथ जिले के कप्तान, सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि चार धाम यात्रा एक ऐतिहासिक हो। इस बार रजिस्ट्रेशन, चलिए ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 22 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी जरूरी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मजदूर और संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। केदारनाथ भ्रमण पर पहुंची मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी और लोनीवी के अधिकारियों से वर्तमान में विकास कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद मंदाकिनी, सरस्वती घाट, गेस्ट हाउस, अस्पताल, आस्था पथ, केदारनाथ मंदिर परिसर समेत अन्य निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए तय डेडलाइन से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं नैनीताल जिले के जंगलों में लगी भीषण आग से कई हेक्टेयर जंगल पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों की हवा भी खराब हो गई है। खासकर 27 अप्रैल के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जंगलों में लगी भीषण आग के दौरान प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने जब नैनीताल जिले की आबोहवा को परखा तो नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने नैनीताल जिले में 3 जगह प्रदूषण मापी यंत्र लगाए हैं। नैनीताल के हनुमानगढ़ी, नैना गांव, नैनीताल नगर पालिका में प्रदूषण मापी यंत्र लगाए गए हैं। वहीं वनस्पति विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आग लगने की वजह से जंगलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पेड़ पौधों के अलावा जैव विविधता, वाटर रिसोर्स को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में सरकार को अच्छी तैयारी के साथ सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके बेहतर योजना तैयार करने की जरूरत है। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। तो अनुज, ज्यादातर देखा जाता है कि प्लेन्स के लोग रुख करते हैं पहाड़ों का स्वच्छ हवा के लिए, लेकिन जंगलों में लगी आग की वजह से पॉल्यूशन का जो स्तर है वो पहाड़ों में काफी ज्यादा बढ़ गया और ये बहुत चिंता की बात है। इसे लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से लगातार जंगलों में आग लग रही है, नैनीताल की अगर बात करें, अल्मोड़ा की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात, तो पहाड़ के तमाम जिले इस समय आग के ग्रस्त में है। जंगल है वो भीषण आग के ग्रस्त में। प्रशासन लगातार आग बुझाने का काम कर रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। नैनी झील से पानी निकाल करके और जहां आग लगा क्षेत्र है वहां पे हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी गिराया गया। लेकिन वहीं अगर आबो हवा की बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोग प्लेन से पहाड़ की तरफ इसी वजह से जाते हैं कि वहां का ठंडा मौसम, पहाड़ की शुद्ध हवा आपको मिले और आपको अनुज, ये भी जानना चाहेंगे क्या इसकी वजह से जो सैलानी वहां पर पहुंचते हैं गर्मी के मौसम में उनमें भी कमी देखी जा रही है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से पहाड़ों पे आग लगी हुई है, प्रशासन लगातार उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अगर टूरिस्टों की अगर बात करें तो हाँ, थोड़ा सा आंकड़ा जरूर गिरा हुआ है, क्योंकि जो आग थी वो अब धीमे धीमे मैदान की तरफ आ रही है। तो इसको लेकर के लोग दहशत में हैं। अग्निशमन विभाग हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, ये तमाम लोग, प्रशासन के लोग, ये सभी लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं इस आग को लेकर के और तमाम कोशिशें फॉरेस्ट विभाग के द्वारा भी की जा रही है। तो वहीं अगर सैलानियों की अगर बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा जरूर घटा है उनका आंकड़ा, लेकिन फिलहाल ये है कि आग बुझाने का काम लगातार जारी और हवा प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। वहीं उत्तराखंड में खनन विभाग को मिले नए निदेशक, राजपाल लेधा बने खनन विभाग के नए निदेशक। उत्तराखंड शासन ने सौंपी लेधा को जिम्मेदारी, अवैध खनन पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई।
और छवि को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेखा को खनन विभाग का निर्देशक बना दिया है। बीते दिन शासन ने निदेशक के पद पर तैनात रहे एसएल पैट्रिक को गंभीर आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद शासन ने उप निदेशक राज्यपाल लेखा को निदेशक खनन की जिम्मेदारी दी। चार्ज संभालने के बाद राज्यपाल लेखा ने कहा कि खनन विभाग के राजस्व की बढ़ोतरी करने के साथ ही विभाग की छवि को बेहतर करने का काम किया जाएगा। राज्य में कहीं भी अवैध खनन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर के गन्ना पर्यवेक्षकों ने गन्ना सर्वेक्षण कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सहायक नहीं मिलने से नाराज हैं ये लोग। मामले को लेकर सहायक ने गन्ना आयुक्त और शासन को चिट्ठी लिखी है। न्यूज इंडिया ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र डबराल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस बार फिर सर्वे कराया जा रहा है, नई फसल आने वाली है, लेकिन फिर वही समस्या पैदा हो गई है। समस्या यह है कि जो सर्वेक्षण का काम देखते हैं गन्ना पर्यवेक्षक, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी जो मांग है उसे लेकर के हम बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संघ के मौजूदन से बात करेंगे। सर आप बताइए पूरी बात अब क्या है। हाँ सर, पूरी बात यह है कि हमारा जो सर्वेक्षण का कार्य होता है ये एक मुख्य कार्य है गन्ना पर्यवेक्षक का, लेकिन इसमें चीनी मिल और गन्ना विभाग के द्वारा टीम गठित की जाती है जो कि सर्वेक्षण नीति में है। लेकिन वो जो टीम बनाई जाती है आज कहीं ना कहीं वो टीम गायब हो चुकी है और गन्ना पर्यवेक्षक अकेला उसमें पड़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक गन्ना पर्यवेक्षक के पास 500-600 हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया जाता है, ज्यादा है बहुत, उससे ज्यादा भी है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मतलब ये दिया गया है कि चीनी मिल के जो जहां पे ज्यादा है उसके लिए चीनी मिल के कर्मचारी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, हमने कई बार यही मांग उठाई है कि गन्ना पर्यवेक्षक जो 500-600 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल को कवर करेगा उसको रोज 25 से 30 किलोमीटर, कहीं कहीं 40-45 किलोमीटर भी पर डे चलना पड़ता है। तो एक दिन 2 दिन तो कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में गन्ना पर्यवेक्षक अकेले इस कार्य को नहीं कर सकता है, रोज नहीं चल सकता है। 2 महीने तक रोज 25 किलोमीटर हम नहीं चल सकते हैं, इसीलिए हमने सहायक की मांग की थी। जी, आपने ये काशीपुर मीटिंग में बात रखी थी। जी बिल्कुल, गन्ना आयुक्त के समक्ष, और आज सहायक गन्ना की मीटिंग थी उसमें भी रखी, फिर कोई निर्णय निकला? निर्णय कुछ नहीं निकला है। कल से सर्वे शुरू होना है 1 मई से, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई भी साफ रणनीति नहीं बनाई गई है विभाग द्वारा। तो आप बहिष्कार में हैं? जी हाँ, हम नहीं करेंगे। जब तक सहायक उपलब्ध नहीं होता हम इसका बहिष्कार करेंगे। ये गन्ना काउंसिल के जो नियम है, जो कायदे हैं, उसके अनुसार ये मांग कर रहे हैं। इनका दावा है, साफ ये भी कह रहे हैं कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो जैसे 1 मई से हर वर्ष गन्ना सर्वेक्षण का कार्य शुरू होता है तो इस बार नहीं हो पाएगा। इन प्रदेश स्तर पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि गन्ना पर्यवेक्षक कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं और सरकार यानी गन्ना विभाग सुनने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात है कि इस टकराव में क्या रिजल्ट निकलता है, चूंकि कल से ये कार्य शुरू होना है और कल के बाद इसमें क्या निर्णय विभाग लेता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। मसूरी शहर में मॉल रोड पर मसूरी पब्लिक स्कूल के पास एक बड़े होटल का निर्माण कराया जा रहा है। होटल द्वारा शराब परोसने को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इसका मसूरी पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने कड़ा विरोध किया है। मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने उप जिला अधिकारी मसूरी, जिला अधिकारी और आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखकर स्कूल के 30 मीटर की दूरी पर खुल रही शराब के बार को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है। विशाल सिंह ने बताया कि स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर एक भव्य होटल का निर्माण कराया जा रहा है। इस होटल में पब और शराब परोसने को लेकर होटल और स्कूल के सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में स्कूल का वातावरण खराब होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के पास अगर पब और शराब का बार खुलेगा तो उसका सीधा असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर होगा। उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से स्कूल के साथ होटल में खोले जा रहे पब के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। जो नियम के अनुसार है, मतलब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल या शैक्षिक संस्थान के पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए, तम्बाकू या पान गुटखा या शराब, ये नहीं। इसके लिए हमने एसडीएम डीएम को लिखा है, पत्र लिखा है और उसमें अपना जताया है कि भाई कि खेद है हमें इतनी पास हम लोगों के पब और वाइन खुल रहा है जिससे बच्चों को एक बुरा असर पड़ेगा। रोज़ देखेंगे, आएंगे जाएंगे, हो सकता है उनके अंदर ये आए प्रवृत्ति कि भाई हमें भी जाना चाहिए इसमें, जो कि अच्छी नहीं है। आने वाली जनरेशन अगर इससे थोड़ा दूर रहे तो पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेट करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
जिला आबकारी अधिकारी को भी उसमें लिखा गया है कि इस पे जो है संबंधित नियम कानून के प्रावधान के हिसाब से वो कार्रवाई करें। अगर उसमें एनओसी उनको चेक कराया जाएगा कि उसमें एनओसी कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दरअसल पुलिस गश्त के लिए रुड़की रेलवे स्टेशन गई थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स शक्ति विहार जाने वाले रोड पर खड़ा हुआ है और उसके पास स्मैक है, जो स्मैक बेचने के लिए यहाँ पर आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के लिए घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। इसी बीच पुलिस को आरोपी के पास से 7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। चमोली उत्तराखंड एक नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलौर में खेत में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने वाली घटना का एसएसपी ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मृतक खेत में पानी देते समय जब मृतक पानी दे रहा था उस वक्त थोड़ा पानी रिसका दूसरे पक्ष के खेत में चला गया था, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा और आरोपी खेत में गए, मृतक के साथ मारपीट की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल में डाल दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।